नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं सकूमा एक्सपर्ट लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्कूमा के नाम से ये स्टॉक एनएससी और बीएसई में लिस्टेड है। 5 रुपए 22 पैसे का ये पेनी स्टॉक है। अगर फ्राइडे की इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 9 पैसे की एक हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, अगर इसके लास्ट हफ्ते पिछले हफ्ते की बात करें तो वहां पे आपको कम से कम 56 पैसे की जबरदस्त गिरावट देखने को मिलती है। और अगर इसके 1 मंथ या 6 मंथ के चार्ट की बात करें तो इस स्टॉक में कोई भी खास परफॉर्मेंस नहीं है। तो पिछले हफ्ते ये स्टॉक क्यों गिरा, उसके पीछे एक बड़ा रीजन है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में पिछले 6 महीने से इस स्टॉक के अंदर जो परफॉर्मेंस है, पिछले 3 महीनों से खास तौर पे जो स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट का माहौल बना हुआ था, कोई परफॉर्मेंस यहाँ देखने को नहीं मिली। उसके पीछे के 2 सबसे बड़े फैक्टर्स यहाँ पे है। दोनों फैक्टर्स को बारीकी से इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस टाइम मेरे पास 2 सबसे बड़ी पॉजिटिव अपडेट है, तो क्यों ना वीडियो को हम पॉजिटिव अपडेट से ही शुरू करें। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉजिटिव अपडेट है वो ये है कि फ्राइडे को डीआईआई ने एक बड़े लेवल पे बाइंग करके इंडियन स्टॉक मार्केट को एक नया दिशा निर्देशन दे दिया। मतलब स्टॉक मार्केट को एक अलग जगह लाके खड़ा कर दिया। एक महंगाई का जो दौर चल रहा था लगातार 3 महीने से, उससे बिल्कुल बाहर निकाल के लाके खड़ा कर दिया। सेंसेक्स ने फ्राइडे को 1350 रुपए का जबरदस्त उछाल लगा के इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में अपने सभी पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया कीर्तिमान रिकॉर्ड बना के दे दिया। ठीक है, अगर देखा जाए तो आज आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लेना, कल का कोई न्यूज़पेपर उठा के देख लेना, आपको सिर्फ एक ही हेडलाइन दिखाई देगी कि इंडियन स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स ने 1350 पॉइंट का जबरदस्त जंप लगा के इंडियन स्टॉक मार्केट में अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ के एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। ठीक है, आप इंडियन स्टॉक मार्केट के कोई भी 10-15 साल पुराने रिकॉर्ड उठा के देख लेना, जब भी सेंसेक्स ने अपना जबरदस्त उछाल के साथ कोई भी पुराना रिकॉर्ड तोड़ के नया रिकॉर्ड कायम किया है तो कम से कम इंडियन स्टॉक मार्केट में 80-90% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट जरूर लगा है, जरूर देखने को मिला है। और इस बार भी कंडीशन ये होने वाली है कि अगले हफ्ते से आपको कम से कम इंडियन स्टॉक मार्केट में 80-90% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट जरूर देखने को मिलेगा। आपका जो पोर्टफोलियो है अगले हफ्ते से जबरदस्त हरियाली आने वाली है आपके पोर्टफोलियो में, और जनवरी तक इंडियन स्टॉक मार्केट एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, फ्राइडे को कम से कम 25% स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लग गया। 35% स्टॉक ऐसे थे जो बिल्कुल अपने अपर सर्किट के नियर बाई पहुंच गए। साथ में कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो जल्दी आपको अगले हफ्ते पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे और उनमें अपर सर्किट भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरी जो सबसे बड़ी पॉजिटिव अपडेट है वो सकूमा एक्सपोर्ट लिमिटेड स्टॉक को लेके है। ये स्टॉक अगले हफ्ते जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम के साथ चलने वाला है। इस स्टॉक में अगले हफ्ते आपको जबरदस्त अच्छा खासा यहाँ पे अपर सर्किट भी देखने को मिलेगा, और जो इस बार इसका टारगेट होने वाला है वो 15 प्लस के आसपास होने वाला है, लेकिन आप 14 रुपए के ऊपर स्टॉप लॉस यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि भाई पिछले हफ्ते स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आई। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ चले, लेकिन फिर भी स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट हुई। इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है। जो सबसे बड़ा रीजन है वो एफआईआई को लेके है। एफआईआई ने लगातार, अगर देखा जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर देखा जाए तो संसद में जो हमारा बजट आया था तब से लेके अब तक लगातार 3 महीने में एफआईआई ने अब तक 30,000 करोड़ का सबसे बड़ा सोल्ड आउट किया है, जिसमें से 2 सबसे बड़े सोल्ड आउट सितंबर मंथ में किए। सितंबर मंथ में जो सबसे पहला सोल्ड आउट, सबसे बड़ा सोल्ड आउट किया वो 10 सितंबर के आसपास किया, और दूसरा जो सबसे बड़ा सोल्ड आउट किया वो लास्ट वीक में किया, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर एफआईआई की होल्डिंग काफी ज्यादा कम हो गई और स्टॉक्स ने लगातार गिरावट का सामना करना पड़ा। मार्केट के अंदर एक जबरदस्त अच्छी खासी गिरावट स्टॉक्स में देखने को मिली। ठीक है, लेकिन डीआईआई ने फ्राइडे को उसकी सारी कमी पूरी कर दी। डीआईआई ने एक बड़े लेवल पे बाइंग करके पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। उसका जो पाथ है, जो मूवमेंट है वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया। उसे महंगाई के जो लगातार 3 महीने से मार्केट में महंगाई का दौर चल रहा था उससे बिल्कुल बाहर निकाल के उसको एक पॉजिटिव मोमेंटम पे लाके खड़ा कर दिया। अब जनवरी तक आपको स्टॉक मार्केट जबरदस्त हरियाली के साथ देखने वाला है, साथ में आपके पोर्टफोलियो में जबरदस्त हरियाली छाई रहेगी। ठीक है, अब बात करने वाले हैं इस स्टॉक के अंदर लगातार 1 महीने से लेके अगर 6 महीने के चार्ट पे यहाँ पे अगर नजर डालें तो यहाँ पे एक
ऐसा लग रहा है कि जो स्टॉक है किसी प्राइस रेंज के बीच में फंस गया है। यहाँ पे जो प्रोग्रेस इस स्टॉक में देखने को मिलनी चाहिए थी वो लगातार 3-4 महीने में हमें देखने को नहीं मिली। उसके पीछे दो सबसे बड़े फैक्टर हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि हम जितनी भी डीपली एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू हो पाए, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपने आप को अपडेट कर सके, अपग्रेड रख सकें। तो देखो यहाँ पे जो दो सबसे बड़ी फैक्टर है जो जिसकी वजह से मार्केट में लगातार 3 महीने से जबरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ था, उसमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो इंटरनेशनल मार्केट को लेके। इंटरनेशनल मार्केट में अगर खास तौर पे बात की जाए तो यूरोप के मार्केट में लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ है। वहाँ की जो मार्केट है वो पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो पा रही। वहाँ की मार्केट में जबरदस्त लेवल का फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, जिसका नतीजा ये है कि एशियन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त लेवल का फ्लक्चुएशन रहा, साथ में इंडियन स्टॉक मार्केट में भी जबरदस्त गिरावट और फ्लक्चुएशन का दौर जारी रहा। ठीक है, अगर हम बात करें यूरोप के मार्केट के बारे में तो वहाँ पे लगातार जॉब के रिसेशन आ रहे हैं, तो कहीं पे बड़े बड़े बैंक क्रैश हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है। एक तरफ अगर देखा जाए तो रशिया यूक्रेन आपस में भिड़े खड़े हैं, और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इजराइल और उसके जो पड़ोसी देश हैं उनके शींग आपस में उलझे हुए पड़े हैं, जिससे यूरोप की ज़्यादातर जो भी कंट्रीज हैं वो इन वॉर के अंदर, इनके आपसी झगड़ों के बीच में इन्वॉल्व हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, जिसकी वजह से वहाँ की मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही। वहाँ का जो मार्केट है लगातार एक गिरावट का सामना कर रहा है। अगर हम बात करें NYSE स्टॉक एक्सचेंज की, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज है, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां वहां से ऑपरेट होती है, वो इतना दम रखता है अगर वहां पे 100 पॉइंट की गिरावट हो जाए तो पूरा एशियन स्टॉक मार्केट हिल जाता है। एक जबरदस्त फ्लक्चुएशंस आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है, साथ में इंडियन स्टॉक मार्केट में भी जबरदस्त गिरावट का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अगर वहां पे NYSE की बात करें तो NYSE लगातार 2 महीने में 2 बार क्रैश हुआ, एक बार 5 अगस्त के आसपास, दूसरा 3 सितंबर के आसपास। 5 अगस्त को वहां पे एक जॉब रिसेशन आया, जिसकी वजह से NYSE के अंदर कम से कम 1000 पॉइंट की गिरावट हुई। नतीजा ये हुआ कि डॉ जोन्स में कम से कम 1500 पॉइंट की गिरावट हुई, और उसका नतीजा एशियन स्टॉक मार्केट पे इस कदर हुआ कि वहां के जो बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज थे, जैसे जापान का स्टॉक एक्सचेंज निक्की था, वहां पे 4500 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट हुई। साथ में जो चाइना का स्टॉक एक्सचेंज है संघाई, वहां पे कम से कम 1800 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट हुई। और अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो उसमें सेंसेक्स 3500 पॉइंट के साथ लुढ़क गया और मार्केट क्रैश हो गई। काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स का करोड़ों का पैसा वहां पे पानी में डूब गया। जैसे तैसे करके मार्केट ने 15 अगस्त के बाद अपने आप को रिकवर किया। 3 सितंबर के आसपास फिर से वही सिनेरियो आके खड़ा हो गया। NYSE के अंदर फिर से कम 650 पॉइंट की गिरावट हुई। उस टाइम सिलिकॉन वैली बैंक में क्रैश आया, जिसके ऊपर सीधा सीधा असर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में देखने को मिला। NYSE कम से कम 650 पॉइंट तो गिरा ही गिरा, साथ में डॉ जोन्स 1400 पॉइंट गिर गया। नतीजा ये हुआ कि सेंसेक्स के अंदर कम से कम 1500 पॉइंट की भारी भरकम सीधी गिरावट, फ्लैट गिरावट आई, जिसकी वजह से मार्केट्स में फिर से सब कुछ सिनेरियो बिगड़ गया, सब कुछ तितर बितर हो गया। ठीक है, और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है इंडियन स्टॉक मार्केट का। इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी का कंसर्न चल रहा है काफी महीनों से। देखो, वर्ल्ड के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में लीप ईयर सबसे ज्यादा खास होता है, क्योंकि लीप ईयर में इंडियन स्टॉक मार्केट लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। जिन स्टॉक्स के अंदर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है वो स्टॉक सबसे ज्यादा गिरावट का सामना करना पड़ता है उनको। अगर किसी स्टॉक के अंदर फंडामेंटल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वहां पे गिरावट तो खैर आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो ज्यादा गिरेगा नहीं, लेकिन वहां पे आपको परफॉर्मेंस भी देखने को नहीं मिलेगी। जिन स्टॉक्स के अंदर लिक्विडिटी ना के बराबर होती है या काफी ज्यादा कम होती है, वो वहां से पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मार्केट में आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि भाई वो ऐसे कौन से सेक्टर थे जिनके ऊपर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी का असर देखने को मिला। तो उनमें जो सेक्टर थे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सेक्टर थे, बैंकिंग सेक्टर था, केमिकल सेक्टर था, फार्मा सेक्टर था, पावर सेक्टर था, ग्रीन पावर का सेक्टर था और रेलवे के सेक्टर थे। इस टाइम आपको जो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी देखने को मिली 3 महीने में, वो इन्हीं सेक्टर के स्टॉक में देखने को मिली, और इन्हीं सेक्टर के जो स्टॉक थे वो एक प्राइस रेंज के बीच में फंस के रह गए, जहां पे उनकी जो परफॉर्मेंस है वो नेग्लिजिबल हो गई। मार्केट में कुछ ऐसे भी स्टॉक थे जिनके ऊपर लिक्विडिटी का कुछ खास फर्क नहीं था, उनमें लिक्विडिटी कुछ खास नहीं थी और वो मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे बढ़ गए, जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, मिल्स वगैरह हो गया, शुगर मिल वगैरह हो गई, आटे की मिल वगैरह हो गई,
साथ में ज्वेलरी के स्टॉक हो गए, टेक्सटाइल, सिरामिक्स